दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले टाइम पे भाई दुनिया को हिलाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये अक्सर पास्ट में आप लोगों ने देखा है। उन्होंने बोला था कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो भाई साहब मैं अपने देश के अंदर में इनकम टैक्स वगैरह जो है उसको जीरो पर या मिनिमम पर लेकर आऊंगा। डेट में अगर $1 आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग को लगभग 80 रुपए देने पड़ते हैं। इसकी करेंसी आ गई। ये कह रहा है अपने आईएमएफ वैसे जैसे इंस्टीट्यूशन है इनको रिफॉर्म लेकर आओ। और तो और इसने बोल दिया कि भाई ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बेकार है, नया माल मार्केट में है, इसको ट्राई करो, एंजॉय करोगे। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले टाइम पे भाई दुनिया को हिलाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ये अक्सर पास्ट में आप लोगों ने देखा है। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है और इससे दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो हम लोग जानेंगे। न्यूज कहां से निकल कर आ रही है पहले ही समझो। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो रात को उठते हैं और एक कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट क्या रहता है, रात को नहीं सुबह को उठ के, क्या बात है, लड़का मॉर्निंग पर्सन बन गया भाई। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कमेंट आता है। कमेंट क्या करता है कि जो भी ब्रिक के कंट्री हैं, ब्रिक मतलब जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिलहाल जो है इसमें अब और भी ज्यादा देश जुड़ गए हैं। अब टोटल कितने देश हो गए आप लोग बताइए, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ब्रिक कंट्री अगर ये कोशिश कर रही है कि भाई साहब जो डॉलर का इस्तेमाल वो कर रहे थे उसको उन्होंने यूज करना कम कर दिया है, अगर वो इससे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो भाई मैं एक एक को पटक पटक कर पीटूंगा। तो ये बोला गया क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ब्रिक की करेंसी जो है अगर वो क्रिएट करते हैं तो इससे माइटी डॉलर, माइटी मतलब समझ रहे हो, एक ताकतवर डॉलर। भाई साहब घमंड देख रहे हो लौंडे का। अलग ही लेवल में कह रहे हैं कि मेरी करेंसी ऐसी है भाई, माइटी है, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली। मतलब ये कह रहा है कि अगर तुमने कोशिश की डॉलर के खिलाफ कोई करेंसी लेकर आने की और उस करेंसी को यूज करने की, तो भाई अगर तुम यूएसए के अंदर में कोई भी प्रोडक्ट आकर बेचोगे तो 100% टैरिफ तुम्हारे ऊपर फेंक कर मारूंगा। मतलब अगर तुम्हारा प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर में 100 रुपए का बेचा जा रहा है तो वो प्रोडक्ट इमीडिएटली 200 रुपए का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यूएसए की मार्केट से आप लोग गुड बाय हो जाएंगे। मतलब यूएसए की मार्केट के अंदर में आप लोगों की कोई एंट्री नहीं रहेगी अगर आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो इतना महंगा हो जाएगा। तो इसलिए ब्रिक कंट्री जो है वो कोशिश न करें यूएसए के डॉलर को रिप्लेस करने के इंटरनेशनल ट्रेड में। ये बात तो इंसान ने तब बोल दी जब तक कि अब तक प्रेसिडेंट की कुर्सी पर ये इंसान बैठा भी नहीं है। जनवरी में बैठेगा, लगभग 20 जनवरी को इसके हाथ में पोस्ट आने वाली है, सत्ता आने वाली है। उससे ही पहले इसने हुंकार भरनी स्टार्ट कर दी है। अब क्या इसकी हुंकार का इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या रियलिटी में ये जो बात इसने बोली है उससे लोग डर जाएंगे, ओ डर गए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया, डर जाओ भाई, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? इसका इंपैक्ट कितने पड़ने वाला है? क्या पहले जो यूएसए था आज भी वो यूएसए है कि बोलते थे भाई यूएसए ने ना एक बार छींक दिया तो दुनिया को जुकाम हो गया, जुकाम क्या बुखार हो जाता था। पर लेकिन आज की डेट में ये कितने हद तक सही है, तो इसके बारे में बात करूंगा। ये आगे बहुत डिस्कस होने वाला टॉपिक होने वाला है। एडिटोरियल लिखे जाएंगे, एनालिस्ट बैठकर अपना एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 70 मिलियन लोगों ने इस स्टेटमेंट को यहां पर बेसिकली देखा है कि भाई कितनी वायरल हो रही है। शुरू से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब अपना इलेक्शन लड़ रहे थे तो इस इंसान ने एक बात बोली थी और ये उसी की ओर बढ़ता हुआ एक कदम आप लोग बोल सकते हैं। इस इंसान ने बोला था कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो भाई साहब मैं अपने देश के अंदर में इनकम टैक्स वगैरह जो है उसको जीरो पर या मिनिमम पर लेकर आऊंगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसने बोला था कि ये ऐसे पॉसिबल होगा कि जो बाहर से आकर हमारे देश की मार्केट को एक्सेस करते हैं, यानी कि हमारे देश के अंदर में आकर जो अपना सामान बेचते हैं, जैसे भारत भी अपना काफी सारा सामान स्टील वगैरह और बहुत सारे सामान यूएसए के अंदर में ले जाकर बेचता है अगर, तो यहां पर उसके ऊपर में ये टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ मतलब टैक्स लगाएंगे। मतलब अपने देश के लोगों से ये टैक्स नहीं लेंगे, बाहर से अगर कोई यहां पर आकर अगर अपना सामान बेचता है तो उस पर ये टैक्स लगाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे। और उससे पैसा कमाकर फिर यहां पर जो भी गवर्नमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो यहां पर ये करते हुए नजर आएंगे। अब इन लल्लू को ये समझाए कि भाई साहब तुम्हारी मार्केट क्या इतनी बड़ी मार्केट है कि तुम इतना बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हो? सबसे बड़ी मार्केट तो आज की डेट में चाइना और इंडिया है। अगर ये हरकतें तुम कर रहे हो और ये हरकतें इन्होंने भी करनी स्टार्ट कर दी तो तुम कहां पर जाकर रुकोगे? तो पहले तो इनको ये समझाओ। दूसरी बात, यहां पर अगर तुम सोचो आज की डेट में ये किन के साथ में पंगा लेने की बात कर रहा है, वो भी अकेला बैठकर। भाई अकेले चाइना की जो आज की डेट में इकोनॉमी है वो 17.96 ट्रिलियन यानी कि 18 ट्रिलियन डॉलर है।
यूएसए की लगभग 23 या 24 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, चलो 24 भी लगा लो। इंडिया की आज की डेट में लगभग 3.5 या फिर 4 ट्रिलियन के करीब आप लोग बोल सकते हो। रसिया की 2.5 ट्रिलियन है, ब्राजील की 2 ट्रिलियन है, सऊदी अरेबिया की लगभग 2 ट्रिलियन है। और इसमें जो नए मेंबर जुड़े हैं अभी, जैसे इजिप्ट हो गया, साउथ अफ्रीका तो पहले से ही यहाँ पर, ठीक है, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, अगर इनकी भी आप लोग यहां पर आज की डेट में इकोनॉमी के बारे में बात करो तो ये इतनी बड़ी मार्केट को बोल रहा है कि बाय बाय, मतलब गुड बाय, यानी कि ये कह रहा है कि तुमको हमारे यहां पर आज की डेट में एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों भाई, आज की डेट में तुमको ही इनके यहां पर एंट्री चाहिए, इनको ही तुम्हारे यहां पर एंट्री चाहिए क्या? तुमको इनके यहां पर एंट्री नहीं चाहिए। तो यहां पर एक टाइम पर था कि हाँ यूएसए का डॉलर जो है वो काफी दबदबा रखा करता था, पर आज की डेट में आप लोगों को पता है रसिया ने इंडिया के साथ में रूबल में व्यापार किया, तो रूबल और रुपी में व्यापार हुआ। आसपास वाली करेंसी, चाइना की जो करेंसी है आज की डेट में रिनमिन बी, उस करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर। एक टाइम पर था कि डॉलर था, दादागिरी करता था डॉलर, पर आज की डेट में डॉलर की वो दादागिरी काफी हद तक कुछ ना कुछ कम हुई है। पर ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत कम हुई है, क्योंकि रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा कि रसिया का कैसा हाल किया गया यहाँ पर। पुराने टाइम पर आप लोगों ने देखा अभी रिसेंटली ईरान जो है वो कितनी बुरी कंडीशन में फंसा यूएसए के साथ में पंगा लेने के साथ में। तो देखो दम तो है, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम में इनका डॉलर जो है वो दबदबी दिखाता है। स्विफ्ट सिस्टम क्या, अगर भारत अगर आज की डेट में यूएसए से कुछ खरीदता है तो यहां पर सोचो यूएसए के अंदर में उसका अपना रुपी नहीं चला पाएगा, वो डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इवन हम लोग तेल खरीदते हैं इराक से, सऊदी अरेबिया से, या फिर यहां से किसी देश से, तो हमको भी डॉलर में वो तेल खरीदना पड़ता है। तो यहां पर उसके चलते हम लोग को पहले रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर अपनी पेमेंट करते हैं। तो यहां पर दिक्कत ये होने लगती है कि अगर कल को चलकर रुपी और डॉलर की वैल्यू में डिफरेंस आ गया, यानी कि रुपी की वैल्यू जो है वो कमजोर हो गई और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, कैसे? जैसे आज की डेट में अगर $1 आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग को लगभग 80 रुपए देने पड़ते हैं। अभी फिलहाल ये बढ़कर 84 हो गया। तो मतलब अगर यहां पर एक बैरल अगर कोई आ रही है, एक बैरल मान लीजिए $1 की है, तो उस एक बैरल तेल को लेने के लिए पहले हम लोग को यहां पर देने पड़ते थे 80 रुपए। अब उस एक बैरल को लेने के लिए हम लोग को देने पड़ेंगे 84 रुपए। अब ये एक बैरल $1 की है, और अगर हमारा रुपी और डाउन हो गया, मान लीजिए हमारा रुपी जो है वो 100 रुपए इक्वल टू $1 के हो गया, तो वही बैरल लेने के लिए हम लोग को अब 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो मतलब क्या हो गया कि भारत जितना भी इंपोर्ट करेगा वो इंपोर्ट जो है हमको महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट करती हुई यहां पर नजर आती है। तो ये तो पॉइंट आप लोग के समझ में आता है। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को देखोगे, अगर कोई एक दो इकोनॉमी हो तो समझ में आता है, ये ब्रिक कंट्री है भाई साहब। और ये ब्रिक कंट्री ये यहां पर आज की डेट में एक दुनिया भर की पॉपुलेशन, मार्केट और ट्रेड करती हुई नजर आती है। तो अगर एक बार को इन्होंने सोच भी लिया कि हाँ भाई साहब हम तो अपनी करेंसी बनाएंगे बनाएंगे, तो देखते हैं अब यूएसए क्या करते हैं। तो यहां पर ये बड़ी टक्कर की लड़ाई होने वाली है। ऐसा नहीं कि यूएसए जीत जाएगा बस आंख बंद करके कि लो में जीत गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है अब की बार। रीजन क्या है? रीजन ये भड़का इसलिए नहीं है कि भाई साहब ये ओनली करेंसी की बात कर रहे हैं। आज के डेट में ब्रिक जो है वो अलग ही लेवल पर खेल रहा है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म को कंट्रोल करने ब्रिक बोल रहा है हम करेंगे। क्लाइमेट चेंज, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की छाती पर सांप लेट जाते हैं, ये कहता है कि भाई साहब मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे से पैसा मत मांगियो, ठीक है, तो वो दिक्कत देखने को मिलेगी। फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, फिलहाल जो नई कंट्री अभी फिलहाल जुड़ गई हैं, जैसे कि आप लोग यहां पर देखो, जैसे आज की डेट में ईरान हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, ये यूएई हो गया, ये कंट्री ऑयल रिच कंट्री है यहां पर। तो आज की डेट में यहां पर आगे ये एनर्जी भी डिसाइड करेंगे कि उसका मार्केट में भाव क्या रहने वाला है। ब्रिक इतना पावरफुल कंट्री आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे ज्यादा मिर्च लगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, वो है यहां पर फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर और इंटरनेशनल इकोनॉमी को लेकर। इससे तो इसको मिर्च लगी रही है, साथ ही साथ में ये ब्रिक कंट्री जो है ये कह रहे हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म लेकर आओ। क्या आप लोगों को पता है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से यहाँ पर? तो आप लोग सोचो, यहाँ पर ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में दो मेन इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो है आईएमएफ, ठीक है, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। तो ये जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है, इनमें दादागिरी चलती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो यहां पर ब्रिक कंट्री ये बोल रहे हैं कि भाई जिसको तुम चाहो उसकी हेल्प करते हो, जिसको तुम चाहते नहीं हो उसकी हेल्प नहीं करते हो। तो ये तो तुम्हारी दादागिरी चल रही है, ये दादागिरी नहीं चलनी चाहिए यहां पर। तो यहां पर इसमें भी इन्होंने रिफॉर्म की बात की, यूएन में तो रिफॉर्म की बात कर ही रहे हैं, तो भाई साहब इनमें भी रिफॉर्म की बात कर रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर जो है वो यूएसए की है। क्यों? क्योंकि जो जितना डोनेशन इनमें देता है उतना ही ज्यादा उसकी वोटिंग पावर होती है।
तो मतलब ये एक तरीके से ये समझो कि यूएसए इनको अपने कंट्रोल में किए बैठा है। इसी के साथ में जिससे यूएसए की छाती पर बिल्कुल ही एक तरीके से दाल दल दी, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से करंट लगा दिया, वो है डब्ल्यूटीओ। रीजन क्या है? डब्ल्यूटीओ एक टाइम पर ऐसा था कि जो इन लोगों को एक व्यापार करने में बड़ी हेल्प किया करता था। कैसे? डब्ल्यूटीओ इन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि एक टाइम पर आप लोगों को याद है, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई साहब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसी चीज निकल कर आती है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन था यहां पर, इसका मतलब क्या था कि भाई साहब ये दुनिया से रॉ मटेरियल निकाल कर ले जाते थे अपने देशों में। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जैसे कि ये यहां से निकाल कर ले गए आयरन ओर, तो उसका फिर लोहा बनाया, फिर लाके बेच दिया। ऐसे ही यहां पर ये निकाल के ले गए मान लीजिए गेहूं, वहां पर ब्रेड बनाया और फिर लाकर बेच दिया। तो ऐसे बहुत काम किए इन्होंने, अंग्रेजों ने। तो यहां पर अंग्रेजों ने जो ये काम करते थे, तो भाई साहब इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कपड़े के उद्योग में। तो यहां पर ये क्या ले गए, कपास निकाल कर ले गए, बेसिक मटेरियल, और फिर वहां से कपड़े बना बनाकर इन्होंने ला लाकर यहां पर बेचने स्टार्ट कर दिए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए ये, और यहां पर हम बन गए इनके लिए मार्केट, जहां पर ये लाकर सामान बेचा करते थे। अब यूएसए भी यहां पर कहीं ना कहीं, यूएसए और यूके, दुनिया में कितनी भी एक नोटंकी क्यों ना हो जाए, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सब एक साइड में हो जाते हैं, पर ये दोनों एक साइड में रहते हैं, चाहे कभी भी देख लेना जब दिक्कत की बात आती है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि यार दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि कल को चलकर जब ये व्यापार करें उसमें कोई अड़ंगा ना अड़ाए। तो इन्होंने डब्ल्यूटीओ बनाया यहां पर। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता था, वो रूल और रेगुलेशन बताता था कि इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार कैसा चलना चाहिए, कि कोई कंट्री अपनी मार्केट को ओपन करे ताकि बाहर की कंट्री आकर वहां पर सामान बेच सके। तो यहां पर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, कोई आप लोग एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकते, डब्ल्यूटीओ बैठा हुआ है। तो जब तक ये डब्ल्यूटीओ इनको फेवर में दे रहा था, तब तक तो इनके मजे आ रहे थे। पर एक टाइम पर ऐसा होना स्टार्ट हो गया कि भाई साहब ये जो डब्ल्यूटीओ ने, ये भाई साहब पलटना स्टार्ट हो गया। पलटना मतलब इसने यूएसए का साथ देना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सिचुएशन ही ग्राउंड पे चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? जो चाइना और इंडिया ये दुनिया भर का सामान खरीदा करते थे, ये मार्केट हुआ करते थे, आज की डेट में चाइना और इंडिया इतने पावरफुल हो चुके हैं कि भाई ये सामान खरीदने नहीं, सामान बेचने वाले बन गए हैं अभी यहां पर। अब जो सामान खरीदने वाले थे वो बेचने वाले बन गए। अरे डब्ल्यूटीओ तो ऐसा कैसा ही है भाई साहब, वो हमेशा बेचने वालों का फेवर करता है। तो अब ये डब्ल्यूटीओ की जो पॉलिसीज थी, जो इन्होंने अपने फेवर में बनाई थी, अब ये जाने लगी चाइना और इंडिया के फेवर में, खासकर चाइना के फेवर में। तो जो इनके जिगर का टुकड़ा था ये डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब वही इनको पसंद आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये इनके फेवर में काम नहीं कर रहा है। इसीलिए इस डब्ल्यूटीओ में ना तो कोई अपॉइंटमेंट होती है, ना प्रॉपर इसकी मीटिंग होती है, होती भी है तो कोई ढंग से उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। तो इसलिए यहां पर इसमें भी रिफॉर्म की बात की है इन ब्रिक कंट्री के द्वारा, यानी कि यूएसए की दुखती रग पर हाथ रखा जा रहा है यहां पर ब्रिक कंट्री के द्वारा। इसकी करेंसी आ गई, ये कह रहा है अपने आईएमएफ वैसे जैसे इंस्टीट्यूशन है इनको रिफॉर्म लेकर आओ। और तो और इसने बोल दिया कि भाई ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बेकार है, नया माल मार्केट में है, इसको ट्राई करो, एंजॉय करोगे। और वो क्या है, इन्होंने खुद का छठी ब्रिक समिट हुई थी यहां पर, बेसिकली फोर्ट लेज 2014 में। तो यहां पर एग्रीमेंट हुआ था किसके लिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहां पर ये नया डेवलपमेंट बैंक ला दिया, जो कि यहां पर जो यूएसए के द्वारा बनाए गए जो बैंक है उनको एक तरीके से टक्कर देने वाला यहां पर हो गया। तो भाई साहब ये समझो कि किसी ने अपना साम्राज्य भाई साहब बड़े शिद्दत से बनाए, ठीक है, और यहां पर कोई आकर उसको तहस नहस करने लगे, तो सामने वाले की आत्मा में दर्द तो हो गई। तो वही दर्द जो है वो बाहर निकल के आ रहा है यहां पर। ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेसिक चीजें। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रिक की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। ये ऐसे नहीं कि अपने आप ऐसे ही सामने निकल कर आ गया, इसको थोड़ा सा बैक एंड में जाकर समझते हैं। इस ब्रिक को लेकर इतना टेंशन में क्यों है? क्योंकि आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग में जब ब्रिक निकाल कर लेकर आए, तो यहाँ पर ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। साउथ अफ्रीका यहाँ पर था नहीं। साउथ अफ्रीका को इन्होंने बाद में जोड़ा, 2009 में जुड़ा। क्या अपना आप ही जुड़ गया, मैं भी आ रहा हूँ यार, पार्टी सार्टी अकेले अकेले से कर रहे हैं, हमको भी ले लो साथ में। तो फिर यहाँ पर 2010 से साउथ अफ्रीका जुड़ के इसके अंदर में टोटल आप लोगों को देखने को मिलेंगे हो गए 5 मेंबर। ये 5 मेंबर में सबसे पावरफुल जो मेंबर थे वो थे यहाँ पर इंडिया और चाइना, खासकर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, इसमें ब्राजील भी है, जिस ब्राजील को, जिस खासकर साउथ अमेरिका को यूएन में परमानेंट सीट नहीं है ओबीएस के अंदर में। इसके अंदर में साउथ अफ्रीका भी है, ठीक है, इसके अंदर में इंडिया भी है, इसके अंदर में चाइना भी है, इसके अंदर में रसिया भी है। मतलब ये समझो कि यूएन के अंदर में जो परमानेंट मेंबर है
उसमें इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी डाइवर्सिटी आप लोग को ब्रिक के अंदर में आज की डेट में देखने को मिल जाएगी। जितने कॉन्टिनेंट, यानी कि इसमें आप लोगों को साउथ अमेरिका भी दिख गया, इसमें आप लोग को अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी दिख गया। तो यहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी है अगर देखोगे आज की कंपेयर में आप लोग यहां पर। तो ब्रिक एक ऐसा ग्रुप उभर कर आ रहा है, खासकर ईरान जिसके साथ में इसकी 1 मिनट के लिए नहीं बनती है, वो ईरान भी अब इसका पार्ट बन रहा है। तो सोचो आप लोग यहां पर, तो वो सारे देश आज की डेट में इकट्ठे होकर एक अलग ही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे इनको दिक्कत हो रही है। और ब्रिक भी कहां पर बनाया गया था, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे नहीं हमारे देश के अंदर में जब कांग्रेस बनाई गई थी, ठीक है, तो उस टाइम पर इन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है बना लेने दो भाई साहब, क्या है खेल लेंगे, खिलौना लग रहा है इनके हाथ में। वही कांग्रेस आगे चलकर इनके सर का इतना तकड़े वाला दर्द बना जिसकी कुछ हद नहीं है। वही कांग्रेस आगे चलकर देश को आजाद करा कर ले गई, ठीक है। तो ऐसे ही ये ब्रिक कंट्री जो है इस दुनिया में जो कि अपने आप को डेवलप वर्ल्ड बोलता है, उसकी नाक में दम करती आप लोगों को नजर आएगी। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये आप लोग को पहले BRIC देखने को मिला था। और फिर यहां पर आप लोग देखो, ये जब बनाया गया था, बनाया भी कहां पे गया था, G8 की मीटिंग हो रही थी। मतलब इनकी छत के नीचे ही जाकर इन्होंने अपना जो है बेसिकली एक सिस्टम स्टार्ट किया था। ये चीजें फर्स्ट ब्रिक की फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग कहां हुई थी, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ही हुई थी। तो है ना कमाल की बात। जैसे अंग्रेजों के टाइम पर आप लोगों को चीजें देखने को मिली थी, कांग्रेस वाला सिस्टम, सेम इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिली थी। वो ये सोच रहे थे अंग्रेज की ठीक है यार खेल लेंगे, इनके हाथ भी एक लॉलीपॉप लग जाएगा, इनको भी लगेगा हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी फील होगी इनको। और वही चीज जो है उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई आगे चलकर। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो कांग्रेस का गठन कब किया गया था, ठीक है बताइए, और उस टाइम पर कौन थे मुख्य अंग्रेजों की साइड से, ये भी आप लोग को बताना है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बेसिकली कई सारे कमेंट भी उनकी साइड से किए गए थे उस टाइम पर, ठीक है। तो ये चीजें तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी आप लोग यहां पर देखो, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इसीलिए इनको यहां पर ऐसी बातें बोल रहे हैं कि भाई तुम अब की बार जो है ये हरकतें नहीं करोगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से यहां पर अब इससे आगे नहीं बढ़ोगे, अगर इससे आगे आप लोग बढ़े यहां पर, तो फिर भाई साहब तुमको मेरी मतलब नहीं एक तरीके से बाहुबली की तलवार का सामना करना करना पड़ेगा। तो ये वाली बात ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन कोई माने तब ना, अभी देखते हैं कि भाई साहब इनकी इस गुहार का क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। पर लेकिन कितना पड़ेगा वो देखने वाली बात है। क्योंकि 16th जो ब्रिक की जो मीटिंग है अभी जो आप लोगों को देखने को मिली थी, वो कहां पर हुई थी बताइए जरा। वो अक्टूबर के महीने में हुई थी, मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो याद रखना वहां पर उसकी जो थीम है वो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो मैंने डिस्कस की थी। किस किस को याद है जरा बताइए, रिकॉल करा देता हूं। ये मीटिंग हुई थी कहां पर, कजान। कजान कहां पर, रसिया के अंदर में, मैंने बताया ना कजान लोकेशन भी आप लोगों को दिखाई थी। ये 22 से लेके 24 अक्टूबर तक देखने को मिली थी। अभी हम लोग दिसंबर में बैठे हैं। उसमें थीम जो रखी गई थी होता स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरल फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, यानी कि मल्टीलेटरलिज्म के बारे में बात की थी। यानी कि कोई एक आकर हमारे ऊपर तांडव नहीं करेगा, हम लोग मल्टीलेटरल वर्ल्ड है, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज की डेट में कोई एक इंसान नहीं है, कोल्ड वॉर के टाइम पर जैसे एक साइड में हुआ करता था भाई साहब यहाँ पर यूएसए हो गया, दूसरी साइड में यहाँ पर यूएसएसआर हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। आज की डेट में ब्रिक जो है वो अपने ही लेवल पर काम कर रहे हैं। और अब तो यहाँ पर नए भी आ गए भाई साहब, सऊदी अरेबिया, ईरान जुड़ गए हैं। तो भाई इनके पास में एनर्जी रिसोर्सेज हैं, बेहद इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये काफी डाइवर्स ग्रुप हो गया है आज की डेट में, अगर देखोगे इसके अंदर में होन अफ्रीका से आप लोग देख लो, यहाँ पर इजिप्ट आ गया, आप लोग यहाँ पर ये देश भी आप लोग देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप हो गया जो कि पावरफुल ग्रुप है, और इसके साथ में पंगा लेना अब यूएसए के लिए भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर इसके अंदर में इजिप्ट बेसिकली ब्रिक का भी बता दिया पूरी हिस्ट्री। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकता है, डॉलर का इंपैक्ट किस तरीके से रुपये पर पड़ता है, इनके चैलेंज क्या क्या है, कैसे एक्सपेंस कर सकते हैं यहाँ पर, जो अभी कहां से चीजें स्टार्ट हुई, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहां से निकल कर आया, अभी रिसेंट की जो मीटिंग है वो कहां पर हुई, ये सारी चीजें मैंने बता दी, इनकी जीडीपी के बारे में बता दिया। बट एक क्वेश्चन पूछूंगा कि नेक्स्ट ब्रिक्स समिट जो है 2025 की, वो कहां पर होने वाली है, कौन इसका मुखिया है, ये आप लोग बताइए। और G20 की भी मीटिंग के बारे में आप लोगों को बताना है, देखता हूं किस किस को ये याद है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट इसके बारे में मत रखेगा, सारी डिटेल में आप लोगों को चीजें बता दी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब क्लैरिटी आ गई होगी, यस या फिर नो बताइए जरा, आ गई ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एक छोटी सी बात यहां पर, आप लोगों की जो क्लासेस हैं 2026 की, उसके बारे में जो आप लोगों का पब्लिश हो गया बैच आप लोगों का, तो जो भी उसमें अभी कनेक्ट होना चाहता है तो वो कनेक्ट हो सकता है। तो उसमें इनिशियल फेज में अभी आप लोगों की चीजें जो हैं वहां पर आप लोग उसमें एडमिट कर सकते हैं। और आज ही के साथ में आप लोग का अब जो है जो 2025 वाला बैच है उसको बेसिकली क्लोज करने की बात मैं सोच रहा था यहाँ पर। हालांकि कई सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर नहीं,
तो यहाँ पर उसके बारे में एक चीज और दिक्कत आ गई निकल कर कि कई सारे बच्चों ने इंस्टॉलमेंट में वो बैच ले रखा है। तो जो इंस्टॉलमेंट में बैच ले रखा है, तो अगर वहां पर वो बैच ऑफ कर दिया तो यहाँ पर आप लोग इंस्टॉलमेंट में फिर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाओगे। तो वो एक प्रॉब्लम निकल कर आ रही है जो टीम से मैंने डिस्कस की जब यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग ये कोशिश करिए कि अगर आप लोग बेसिक तैयार हैं तो ही अब उस बैच को ज्वाइन करिए 2025 वाले को। अगर बेसिक तैयार नहीं है और फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं श्याम दाम दंड भेद लगाकर हम लोग कर लेंगे, तो थोड़ा सा टाइट होगा। पर हाँ, एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि किस लेवल पर आप लोग हैं। तो मतलब ऐसे नहीं अपने आप को धोखा दें, पर सीरियसली तैयारी करनी है तो अच्छे से चीजों को लेकर आप लोग को चलना चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है।